गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बहुत दिनों बाद फिर अपने YouTube चैनल पर बच्चों कल एक हम लोगों ने टेस्ट लिया था जिसमें केवल एक क्रॉप को स्पेसिफिक रखते हुए वो सारा टेस्ट का प्रोसेस हम लोगों ने किया। देखिए, टेस्ट कभी भी आपकी योग्यता का ऐसा वाला मूल्यांकन नहीं कर पाता है कि जिससे कि कुछ नंबर मिले टेस्ट के और आप ये मान के बैठ जाओ कि नहीं ये मेरा बस पूर्ण मूल्यांकन हो गया है। ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो शॉर्ट छोटे छोटे टेस्ट होते हैं ये आपकी प्रतिभा को निखारने का एक रास्ता देते हैं कि आप कुछ गलती कर रहे हैं तो आप उन गलतियों को सुधार सकें और जिस तरीके से किसी आदमी की पर्सनैलिटी धीरे 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 विकसित होती है वैसे ही आपकी लेखन क्षमता, प्रश्न का उत्तर को समझने की क्षमता कि कैसे लिखना है, ये वाली क्षमताएं विकसित हो पाए। तो मैंने कई बच्चों का देखा उस टेस्ट में। टेस्ट था हमारा फूल गोभी को लेकर, कॉलीफ्लावर। आप लोग सब जानते हैं कॉलीफ्लावर को। ये एक रबी सीजन की वेजिटेबल क्रॉप है और अपने इंडिया में बहुत अच्छे से इसका प्रोडक्शन होता है और यूरोपियन कंट्रीज में इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, लेकिन इंडिया भी अपना दूसरे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन भारत में दूसरा नंबर है विश्व का कि फूल गोभी का उत्पादन हमारे जितना होता है विश्व में हम दूसरे स्थान पर। तो पहले पे कौन है? पहले पे चीन। ठीक है, वेजिटेबल प्रोडक्शन में चीन हमसे ज़्यादा है, चाहे फूल गोभी की बात हो या हो पत्ता गोभी की बात। दोनों स्थिति में चीन हमसे आगे है। तो कुछ टर्म थी जो स्पेसिफिकली हमारी फूल गोभी से रिलेटेड मैंने देखा। आपने पढ़ा भी था और जब पढ़ते समय क्लास में हम लोग इंटरेक्ट करते हैं आप लोगों से तो आपके जवाब भी बहुत सही थे, लेकिन जब वही चीज़ टेस्ट में लिखित रूप में पूछी गई तो आपके आंसर बदले हुए। इससे पता चलता है कि कुछ या तो हमारी समझ में पूरी तरह से नहीं आ पाया है या हमारा लेखनी उस तरह से नहीं विकसित हो पाई है कि हम उत्तर को सही तरीके से लिख पाए। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करके देखते हैं कि आखिर कहाँ बच्चों को दिक्कत रही। देखिए, उसमें कई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और बीमारी। एक तो कई बच्चों को यही दिक्कत रही कि वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दैहिक विकार है या वो बीमारी है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बीमारी होने के लिए जब कोई बीमारी होती है तो उसका कोई कारण होता है, और अगर वो कारण हट जाए या उस कारण का निवारण हो तो वो बीमारी ठीक हो। दैहिक विकार क्या है? मान लीजिए मैं पैदा हुआ और मेरा ये होट ही नहीं निकला, या मैं जब पैदा हुआ हूँ तो हो सकता है मेरी नाक टेढ़ी हो, मेरे 6 उंगलियां हो जाएं। ये क्या है? मेरा दैहिक एक विकार है। हम इसको विकार के रूप में मान लेते हैं। कुछ कि हमने नहीं किया लेकिन ये प्रॉब्लम किसी कारण से रही। अब वो कारण कब किस स्टेज में हुए, जब हम गर्भ में थे तब हुए या बाद में हुए। कई बार कई सारे पोषक तत्व आपके शरीर में जाने चाहिए और नहीं पहुंचने से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा आयरन, लोहा, अगर ये धीरे धीरे खाने में ना पहुंचे तो जिस आदमी को ये आयरन नहीं मिल रहा है उसको एनीमिया या आयरन की कमी से होने वाला एक बीमारी हो जाती है। अब इसको हम बीमारी कहते हैं। आयरन कम हुआ तो एक बीमारी। धान में आपने पढ़ा पिछले साल खैरा रोग कि जिंक की कमी हुई, जिंक के पोषक तत्व है उसकी कमी हुई तो एक खैरा रोग धान में विकसित। तो आखिर हम अंतर समझें कैसे कि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है या यह एक बीमारी। एक सामान्य किसान के रूप में अगर हम बात करें तो हम दोनों चीज़ों को एक ही मान लेते हैं। भाई किसान को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है
कि वो किसी पोषक तत्व की कमी से हुई थी, या किसी फफूंदी के द्वारा हुई है, या किसी जीवाणु के द्वारा, उसका फर्क पड़ता है कि मेरी पैदावार कम हो रही है इस कारण। तो उन सब चीज़ों को बीमारी के रूप में कहने लगता। कई बार तुमने देखा कि कुछ कीट होते हैं, उन कीट को वो बीमारी बोल देता है। जैसे आपने सुना होगा, मिसकंसेप्शन है कि गन्ने में कनिया रोग लग गया है। क्या बोलते हैं? जबकि वो कीड़ा है, वो क्या है? कीट है। लेकिन किसान क्या बोलता है उसको? कि कनिया रोग लग गया। तो ये रोग, बीमारी और दैहिक विकार, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर, ये समझना बहुत जरूरी है। आम है, आम में गुच्छा सा बन गया पूरे पत्तों का, जिसे आम का गुमछा या मैंगो माल फॉर्मेशन कहते हैं। ये एक दैहिक विकार है। और आम में भुनगा लग गया, भुनगा समझते हो? खुद का, आम का खुद का एक कीड़ा है, ये एक कीट है। और आम जब आप खाते हो तो गुठली के पास गूदा मुलायम मुलायम हो गया, जब दबाते हो तो गुठली निकल के भाग जाती, ये एक बीमारी। ठीक, तो बीमारी, दैहिक विकार और कीट, इसका मतलब तीनों में कुछ ना कुछ अंतर। कीट हम उसको एक सामान्य भाषा में ऐसा समझ लीजिए, कीट उसे बोलते हैं, या उस कारण को जो हमें आसानी से आंखों से दिख जाए कि अगर ये टिड्डा है और ये खा रहा है किसी को, तो ये कीट है। ये आम का खुद का है, या माहू है, वो रस चूस रहा है, हमको दिखता है आंख से, तो वो हम कीट है। अर्थात जो हमें आसानी से दिख जाए। सर में जूं हो जाती है, जूं होती है ना, वो कीट है। वो क्या है? तो बीमारी क्या है? अभी मलेरिया चल रहा है, डेंगू चल रहा है, कहाँ है? मच्छर से फैलते हैं, ये हम जानते हैं कि फैलते तो हैं कीट के काटने से। एक मच्छर है, मच्छरों के काटने से, लेकिन वो जिस वजह से मलेरिया हुआ है, जिस वजह से डेंगू हुआ है, वो हमें आँख से दिख नहीं पा रहा है। तो वो क्या है हमारा? वो रोग है, वो एक बीमारी है, वो एक बीमारी। और दैहिक विकार हम किसको कह देते हैं? दैहिक विकार हम उसको कहते हैं जो किसी पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण, क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है, किसी पोषक तत्व की कमी हो सकती है, या कोई ऐसी फिजिकल भौतिक बाह्य कारक हो सकता है, उसके कारण हो गया। जैसे कल क्वेश्चन जो था उसमें था ब्लाइंडिंग, अंधापन। फूल गोभी में ब्लाइंडिंग हो जाती है कि फूल गोभी में फूल ही नहीं बनता, फूल ही नहीं बनता है। क्यों? कि किसी कारण से जो पुष्प कलिका थी, फ्लावर बड थी, जहाँ से पूरा वो कर्ड बनना चाहिए था, फूल बनना चाहिए था, वो डैमेज हो गई। कैसे हो सकती है डैमेज? हो सकता है किसी जानवर ने चर लिया हो, खा लिया हो सकता है किसी बच्चे ने डंडा मारा हो, वो टूट गया हो, कोई और भी कारण हो सकता है, या नहीं हो सकता। अब उसके अलावा पत्ते तो बढ़ेंगे लेकिन फूल नहीं बनेंगे। एक तो ये क्या हो गया, एक तरह से फिजिकल फैक्टर हो गया, एक भौतिक कारक हो गया। जबकि पूरा गोभी में कोई दिक्कत नहीं है, ना उसकी जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है, ना उसमें कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, किसी पोषक तत्व की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फूल नहीं बन रहा है ना। प्याज में होता है ऐसी एक बोल्टिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर बदल गया और बोल्टिंग हो गई। तो जो बाह्य पर्यावरणीय वातावरण के कारण और उसके साथ में पोषक तत्व भी निहित हो जाए, उस तरीके से जो पौधे में कमियां दिखाई देती हैं, उन्हें हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो अब कल की बात करते हैं। कल जो क्वेश्चन था, कल पहला क्वेश्चन था ब्राउनिंग क्या
ब्राउनिंग। आपने बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होने वाली एक, जबकि क्या है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये दैहिक विकार है। ठीक, तो दैहिक विकार और बीमारी लिखने में अंतर पैदा कर देता है। लिखने में, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, अगर आप ही गलत लिखोगे तो फिर सही कौन पढ़ेगा? किसान के लिए तो ये मान लिया जाता है कि ठीक है, वो बीमारी कहेगा, अंडरस्टूड चीज़ है, तो उसे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि लिखना क्या है। उसे तो फर्क पड़ता है कि उसकी पैदावार कम होगी या, ठीक। तो ये बोरोन से होने वाला एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि जो कर्ड है, कर्ड जानते हो ना, जो फूल गोभी जिसको आप फूल बोलते हो, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है वाइट, उसमें ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर के धब्बे से बनने लगते हैं। तो जो फूल सफ़ेद दिखता पूरी तरह से, वो भद्दा दिखने लगता है, कहीं सफ़ेद कहीं ब्राउन, कहीं सफ़ेद तो कहीं। एक क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? बटनिंग। बटनिंग क्या है? बटन, बटन समझते हो ना, कि शर्ट में बटन होता है, कि इसमें जो फूल गोभी का कर्ड है उसका आकार बहुत छोटा रह जाता है। कुछ बच्चों ने ये बात लिखी, कुछ ने लिखा कि ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। ये बात भी सही है कि ये नाइट्रोजन की कमी से भी होता है। एक और कारण भी है बटनिंग होने का, कि वैरायटी थी अगैती, अर्ली वैरायटी थी, और हमने उसको बो दिया पछैती के रूप में, या वैरायटी थी ओरिजिनली पछैती और हमने उसको खेत में रोपाई कर दी अर्ली वैरायटी के रूप में, तो भी उचित आकार का कर्ड या वो फूल नहीं बन पाए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बटनिंग। तो कितने कारण हो गए? नाइट्रोजन की भी कमी है, और दूसरा क्या हुआ? क्लाइमेटिक, जलवायु बदलने से। जलवायु, तो ये क्या है, कैसा कारक है? बाह्य कारक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। तो ये बीमारी है या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या था? विप टेल। विप टेल, विप मतलब जीभ के समान, जैसे आपकी जीभ होती है, और टेल मतलब इसका जो पीछे वाला भाग है। अर्थात फूल गोभी में उसकी जो पत्ती है वो इस तरीके से हो जाती है, अगर हम जीभ को बाहर निकाल लें तो जैसे नुकीली सी जीभ बनेगी, वैसे ही पत्ती का आकार भी लंबा लेकिन नुकीला टाइप का हो जाएगा। और ये कब होती है? ये होती है मोलिब्डेनम की कमी से। और मोलिब्डेनम कब कम होगा? मोलिब्डेनम जब कम होगा जब मिट्टी का स्वभाव अम्लीय होगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए? आंसर कि ये अम्लीय मिट्टी में हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अम्लीय मिट्टी में। क्यों हो सकता है अम्लीय मिट्टी में? कि अम्लीय मिट्टी में मोलिब्डेनम की उपलब्धता होगी नहीं। मोलिब्डेनम की उपलब्धता होगी जब पीएच मान थोड़ा क्षारीय की तरफ हो, 7.5 से ज्यादा हो, तो मोलिब्डेनम पौधे अवशोषित कर पाएंगे। तो ये भी क्या हो गया? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। क्यों? कि इसके लिए मिट्टी का वातावरण, पोषक तत्व की कमी, ये दोनों कारण हुए। और लक्षण कैसे दिखाई दिया? पौधे में। चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा? ब्लांचिंग। ब्लांचिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें हम फूल गोभी के कर्ड को, कर्ड मतलब वो फूल को सुंदर बनाए रखने के लिए, सफेद बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उनको कुछ दिनों के लिए बांध देते, नीचे से ऐसा करके इकट्ठा किया, चारों तरफ से पत्तियों को घास से ही बांध दिया, या पुआल का, या वो जो घास होती है कई खेत में, उसको काटा और उसी से बांध दिया। उससे क्या होगा कि सूरज की सीधी सीधी रोशनी जब कर्ड पे नहीं पड़ेगी तो उसका रंग सफेद दूधिया बना और पीला हो गया रंग सूरज की रोशनी के कारण, तो रेट बाजार में कम हो जाएंगे, तो किसान को नुकसान हो जाएगा।
तो ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक तरीका अपनाया गया है। तो ना तो ये बीमारी है, ना ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो क्वालिटी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। कुछ लोगों ने, बच्चों ने आंसर में इसको ही बीमारी लिखा, गलत चीज है। और क्या क्वेश्चन था बेटे? उर्वरक। देखिए, जब आप किसी उर्वरक की बात करें, हमने सेंटेंस बोला था प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब है कि किसी भी फसल को अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक कितनी मात्रा में क्या क्या पोषक तत्व जरूरी होंगे, उनकी उपलब्धता बनाए रखने का प्रबंध करना ही उर्वरक, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसको आप 2 लाइन में भी खत्म कर सकते हो। कैसे खत्म कर सकते हो? कि भाई 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस, 60 से 80 किलोग्राम पोटास, 20 से 25 किलोग्राम सल्फर, 15 से 20 किलोग्राम जिंक, 1 से 2 किलोग्राम बोरोन। आप ऐसे लिखें और बात खत्म हो गई इन शॉर्ट। लेकिन प्रबंधन शॉर्ट में तो नहीं होता ना, तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि कौन से उर्वरक को किस समय दिया जाए। तो अगला स्टेप आ गया, 1-2 लाइन और पढ़ती है। क्या है कि सूक्ष्म पोषक तत्व पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बेसल ड्रेसिंग के रूप में, बेसल ड्रेसिंग या बेसल डोज या बुवाई के समय या अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। आधी बची हुई नाइट्रोजन को फिर कैसे देंगे? आधी बची हुई नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। पहला हिस्सा कब? जब फूल गोभी की पौध में 4 पत्तियां बन जाए, 4 पत्तियां या 5 पत्ती, जब वो बड़ा होने लगे, पत्तियों का आकार बड़ा होने लगे, अर्थात पहली निकाई गुड़ाई के समय। और दूसरी बात, जब वो कर्ड की जो बर्ड जैसी दिखाई देती है वो बनना शुरू हो, उससे पहले तो कर्ड का आकार बहुत बढ़िया। तो उर्वरक प्रबंधन को आप 2 लाइन में भी लिख सकते हो, 1 पेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तय करना पड़ेगा आपको कि हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। अगर 1 नंबर में है तो इसका आंसर इन शॉर्ट लिखना है। ये 2 नंबर में है तो हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें उसकी ये भी लिखना होगा कि कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया देना है, डीएपी से हमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों देनी है, और सल्फर हमें कौन से उर्वरक से देनी है। ये सारी चीज़ फिर हमें लिखनी पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का। देखिए, जब भी कभी आपका टेस्ट हो तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन को समझना। अगर हमने क्वेश्चन को सही से समझ लिया तो तय मान के चलिए कि आंसर आपका बहुत अच्छा। अगली बार जब हम टेस्ट लेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आपकी समझ क्वेश्चन को समझने में भी यूज हो, कि आप जितना समझते हो आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया और हमें किस तरीके से लिखना, किस तरीके से लिखना है, ताकि यही आपका कौशल, यही आपकी स्किल आपको बोर्ड एग्जाम में भी और उसके बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफल बनाने में मदद, क्योंकि आंसर लिखना एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट स्किल है। इसे विकसित करना पड़ता, कभी भी ये एक दिन में नहीं होती है। इसके लिए धीरे 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 हमें प्रयास करते रहना पड़ता। आप आंसर लिखिए, अपने साथी को दिखाइए, साथी आंसर लिखे आपको दिखाए, आप कुछ उसमें कमी निकालिए कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये और ऐड होता, या इस शब्द को ऐसे लिखा जा सकता था, इस शब्द को ऐसे लिखा जा सकता था। और जब एक दूसरे की आप मदद करेंगे तो आपकी मदद स्वतः हो जाएगी। और दूसरा चीज़ आंसर लिखने में क्या महत्वपूर्ण होता है, आपका राइटिंग कितना साफ है और कितना स्पष्ट है।
अगर आपका राइटिंग आप ही पढ़ पा रहे हो तो फिर आंसर कितना अच्छा हो, आपके 2-4 नंबर वैसे ही कम हो जाएंगे। एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, चेक क्या करेगा वो, क्या चेक करेगा, है ना। जैसे मिक्स वेजिटेबल है, मिक्स वेजिटेबल बनती है, सब्जी बनती है, कोई पूछे इसका स्वाद कैसा है, अब उसमें गाजर भी है, उसमें फूल गोभी भी है, उसमें पत्ता गोभी भी है, उसमें मटर, किसका स्वाद बताओगे? क्योंकि सबका स्वाद है, आपको एक स्वाद बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन केवल पत्ता गोभी है और पत्ता गोभी में को पूछे खुशबू किसकी आ रही है, तो आप बता दोगे कि इसमें सिनी ग्रीन के कारण ये फ्लेवर आ रही है ना। यही अंतर होता है जब आप आंसर लिखते हो, तो आंसर में आपकी स्किल, आपने लिखना किस तरीके से था, कितना साफ साफ आप अपनी बात कह पाए हो, और ये प्रैक्टिस होगी डेली। जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोग बात करते हैं तो बात करने से पहले वो पूरी कहानी सुना देते हैं, अभी बात शुरू नहीं हुई है। जैसे एक बात हुई कि कल टेस्ट हुआ था, ये एक क्वेश्चन था, यही बताना था। अब एक लड़के से पूछा कल क्या हुआ, बोले मैं सुबह कॉलेज गया, परेड में ये भाषण हुआ, वो हुआ, ये हुआ, फिर पहला घंटा उनका चला, उन्होंने बड़ा परेशान करा, अच्छे से नहीं पढ़ाया, दूसरे में क्लास टीचर ने उस लड़के को डांटा, उसको डांटा। टेस्ट की बात नहीं बता रहा है, पूरी कहानी बता रहा, और फिर लास्ट में बताया हाँ टेस्ट भी हुआ था। और इस बात को अगर पहले बताया जाए कि हाँ फला सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था, एक लाइन में बात खत्म। तो अपनी बात को कम शब्दों में प्रभावी तरीके से कैसे कहें, यही स्किल आपको डेवलप करनी होगी अच्छे आंसर लिखने के लिए।